अस्सलामुअलैकुम। आज से हम जनरल ऑर्थोपेडिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम जो है 2 बुक से करेंगे, जो एक तो आपके सामने जो है शमीम और दूसरी जो है डोगर, ठीक है? इसको हम पर वीडियो, पर चैप्टर पूरा करेंगे, ठीक है? एक वीडियो, एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? टोटल 3 चैप्टर इसमें हम फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो इसमें आपके पास एक तो स्टार्ट में चैप्टर है जनरल ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें आपको जस्ट इंट्रो दिया जाएगा कि कौन-कौन से टाइप के फ्रैक्चर होते हैं और फ्रैक्चर ही होते हैं लाज़मी या डिस्लोकेशंस वगैरह भी होती हैं, ठीक है? और फिर उनके जनरल मैनेजमेंट क्या होती है। इसके अलावा फिर हम स्पेसिफिक पे जाएँगे कि अपर लिम्ब के कौन से हैं और लोअर लिम्ब के कौन से हैं, ठीक है? अच्छा, इसको जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो इसमें आप जो है चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स हैं, वो आपकी डॉगर और शमीम दोनों के पॉइंट्स को कवर कर रही हैं। इसमें आपको बताती जाऊँगी कि कहाँ पे आपके जो है एमसीक्यू पॉइंट हैं, किनको नोट करना है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हम थोड़ी-सी एनाटॉमी देख लें वूंड की। ये आपके पास क्या है, लॉन्ग बोन है, ठीक है? इसमें जितना पार्ट आपका बीच का होगा, ठीक है? जो लॉन्ग बोन का पार्ट है, ये सारा आपके पास क्या कहलाएगा, डायाफिसिस। डायाफिसिस से ऊपर या डायाफिसिस से नीचे ये आपके पास क्या होगा, मेटाफिसिस। मेटाफिसिस एंड देन ये पार्ट आपका एपिफिसिस, और मेटाफिसिस और एपिफिसिस के बीच में जो पार्ट है वो आपका क्या है, फाइसिस। फाइसिस का क्या मतलब है, यानी ग्रोथ प्लेट। और बीच में आपकी भाई मेरिटरी कैविटी और सॉफ्ट बोन आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप डोगर से स्टार्ट लेंगे तो उसमें आपके पास सबसे पहले फ्रैक्चर की हेडिंग आएगी, ठीक है? लाज़मी तो नहीं है ना कोई बोन में लाज़मी तो नहीं है कि बोन में फ्रैक्चर ही हो, वो डिस्लोकेट भी तो कर सकती है ना, ठीक है? अच्छा जी, तो डिस्लोकेशन का आपके पास मतलब क्या है कि जो 2 बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करके जॉइंट बना रही थी, आर्टिकुलर सरफेसेस जिनकी थी, तो उनका क्या कर जाना, बिल्कुल एक-दूसरे से सेपरेट हो जाना, यानी उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना रहना। जैसे कि इसमें शो किया हुआ, ये क्या है, नॉर्मल बोन है ना, जिसमें हमारे जो है ह्यूमरस और जो है स्कैपुला आपस में जो है वो जॉइंट बनाते हैं, सिग्मोइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया, एंटीरियर डिस्लोकेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमरस जो है बिल्कुल अपनी साइड से शिफ्ट कर गई। सही? अच्छा, ये तो थी कंप्लीट डिस्लोकेशन ना, जो फुल जो है दोनों आर्टिकुलर सरफेस में बिल्कुल गैप आ गया एक दूसरे के अंदर, ठीक है? लेकिन अगर डिस्लोकेशन पार्शियल हो तो इसे हम क्या कहेंगे, सबलक्सेशन कहेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपके पास कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे स्प्रेन वगैरह, ये आपके पास डॉगर में होंगी। अब स्प्रेन क्या है आपके पास, जब सबलक्सेशन पार्शियल हो। डिसलोकेशन थी कंप्लीट, कंप्लीट डिसलोकेशन अगर पार्शियल होगी तो वो सबलक्सेशन कहलाएगी, और सबलक्सेशन से भी ज़्यादा पार्शियल कोई चीज़ होगी तो वो आपके पास क्या है, स्प्रेन। जैसे अगर आपका लिगामेंट स्ट्रेच कर गया तो बिल्कुल थोड़ी सी जो है आपके पास सबलक्सेशन हो गई, ठीक है? तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्प्रेन। इसी के बरक्स आपके पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, आपके मसल में टेयर आ जाना, उसे आप क्या कहेंगे, स्ट्रेन। अच्छा, फिर आपके पास है 2 टर्म, वेल्गस और वेरस। वेल्गस आप कब कहते हैं, जब नी की बात की जाए, जैसे हम अगर नी की बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, नॉर्मल इस तरह से होता है लेग, ठीक है? लेकिन अगर आपकी नी नॉक करने लग जाए जैसे, तो इसे आप क्या कहेंगे, वेल्गस यानी नॉक नी। और अगर नी जो है आपकी बिल्कुल ये सेपरेट कर जाए आपस में एक दूसरे से, तो इसे आप क्या कहेंगे, वेरस। तो जीनो हम यूज़ करते हैं, जीनो वेल्गस और जीनो वेरस, ठीक है? इसी के साथ आपके पास क्या है, कैवस। कैवस क्या होती है, जो आपकी फुट है वो एक आर्च बनते हैं ना फुट पे आपके, तो वो आर्च अगर हाई हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे, कैवस, ठीक? जैसे इसमें शो किए, ये नॉर्मल आर्च है और ये हाई आर्च है, सही? अच्छा, देन आपके पास अगली कंडीशन है इक्वाइंस। इक्वाइंस में आपको क्या होता है कि आपका जो फुट है नॉर्मल इस तरह से होता है ना, इक्वाइंस में आपका फुट जो है प्लांटर फ्लेक्स कर जाता है, यानी टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है? लाइक ज़मीन की तरफ जो है आपका मूव कर जाता है, जैसे इसमें शो किया हुआ है। ये नॉर्मल है और ये क्या है, प्लांटर फ्लेक्स फुट है। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ कंडीशन आ दी स्पाइन में। जैसे स्पाइन जो है आपकी कैसे, स्पाइन की शेप के हिसाब से कि काइफोसिस हो सकती है, स्कोलियोसिस हो सकती है या लॉर्डोसिस हो सकती है, ठीक है? काइफोसिस में क्या, इसे हम कहते हैं किसिंग नी। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग क्या होता है, तो यानी कि उसका हेड जो है आपकी नी की तरफ आ रहा होता है, तो इसलिए आप इसे कहते हैं किसिंग नी, ठीक है? स्कोलियोसिस क्या है, एस शेप हो जाएगी। और अगला है लॉर्डोसिस, इससे आप एल शेप या फिर स्वे बैक भी कहते हैं लॉर्डोसिस को, कि जो आपकी लोअर बैक है उसमें आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल कर्व हुई होती है, जैसे इनमें शो किया। ये क्या है, स्कोलियोसिस है, एस शेप, देन काइफोसिस जो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग आती है, और ये लॉर्डोसिस जहाँ पे आपकी लोअर स्पाइन जो है ज़्यादा कर्व हुई होती है। अच्छा, अब हमारे पास है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर का मतलब, अगर फ्रैक्चर की डेफिनेशन देखिए तो ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी इन द बोन, राइट, या ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, सही। इसमें हमारे पास क्या है, 4 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल साइट, जो हमने बात की थी कि जो आपके पास डायाफिसिस है, यानी आपकी लॉन्ग बोन की शाफ्ट, ठीक है? डायाफिसिस हो गई, या फिर मेटाफिसिस में आ सकता है फ्रैक्चर, या फिर जो आपकी जो है फाइसिस में आ सकता है, या फिर एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के अमूमन जो है इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन में देखे जाते हैं, सही।
ये आपके एनाटॉमी के साइड के हिसाब से, सही। अच्छा, इसमें आपके पास जो है एक वो दी हुई है, क्लासिफिकेशन बताई हुई है। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास 5 ग्रेड्स हैं। हमने बात की थी ना मेटाफिज़िक्स वगैरह इन सब की, तो क्यों बात की थी? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से डिफरेंशिएशन आनी है। ग्रेड 1 में आपके पास क्या है, कहते हैं कि इसको हमने ऐसे किया हुआ है सोल्टर, SALTER, ठीक है। एस क्या है? बिल्कुल सेपरेशन, जब सेपरेशन आपकी कहाँ पे हो? फाइसिस पे हो। ये आपकी फाइसिस थी, ऊपर वाला पार्ट मेटाफिज़िक्स, नीचे एपिफिज़िक्स और ये पूरा कंप्लीट डायाफिज़िक्स। जब आपकी फाइसिस पे सेपरेशन होगी इसे आप क्या बोलेंगे? सॉल्टर ग्रेड 1 आ गया, एस, ठीक है। ए से क्या है? अबव, यानी कि जब आपका फाइसिस और मेटाफिज़िक्स इन्वॉल्व हो। देन एल से लो, यानी आपका फाइसिस और एपिफाइसिस इन्वॉल्व हो। देन आपके पास क्या है? टी। टी में क्या है? थ्रू, यानी फाइसिस, मेटाफिज़िक्स और एपिफिज़िक्स तीनों पार्ट इन्वॉल्व है अब इसमें आपके। देन आपके पास क्या है? आर। आर से क्या है? कंप्लीट रिडक्शन है, यानी आपकी जो बिल्कुल एपिफिशियल प्लेट थी वो बिल्कुल क्या कर गई है? रिड्यूस हो गई है। अच्छा, इसमें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें आपके पास जो ग्रोथ अरेस्ट है वो आपका थर्ड स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा, जब आपकी जो है ज़्यादा एपिफिशियल प्लेट वगैरह जो है ग्रोथ प्लेट जो है इन्वॉल्व होने लगेगी। लेकिन कंप्लीट ग्रोथ अरेस्ट आपके पास कब आता है? जब ग्रेड 5 आ जाए, यानी बिल्कुल क्रश इंजरी होगी एपिफिशियल प्लेट पे, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू पोजीशन फ्रैक्चर को डिवाइड किया है। पोजीशन के हिसाब से क्या है कि या तो वो अनडिस्प्लेस्ड होंगे या फिर डिस्प्लेस्ड होंगे। अनडिस्प्लेस्ड का क्या मतलब है? उनकी जो पेरियोस्टियम है वो क्या है? इंटैक्ट है, ठीक है। और डिस्प्लेस में क्या है कि आपके पास जो है डिसलोकेशन हो सकती है और जो है मतलब वही डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो कंपोनेंट एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अच्छा, जब आपकी बूंद डिस्प्लेस हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है? उसमें आपके पास 4 चीज़ें आ सकती हैं। या तो कंप्लीट डिस्प्लेस हुई, यानी कि शिफ्ट हो गई, एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ सकती है? एंगुलेशन आ सकती है, कि यानी कि ये पार्ट ब्रेक हुआ और ये क्या कर गया? पीछे की तरफ टर्न कर गया, सही, एंगल बना दिया उसने। या फिर ये है कि एक के ऊपर दूसरी बोन आ सकती है, तो वो शॉर्टनिंग हो जाएगी लेंथ में, यानी एक लिम्ब छोटा होगा, एक लिम्ब बड़ा होगा। या फिर जो नॉर्मल अलाइनमेंट में आपकी बोन का ये जो पार्ट है इस साइड का, ठीक है, अब वो क्या कर गया है? रोटेट कर गया है। तो ये 4 चीज़ें हो सकती है जब आपके पास फ्रैक्चर क्या हो? डिस्प्लेस्ड हो। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू इसकी इंटेग्रिटी, ठीक है, कि या तो ये ओपन फ्रैक्चर हो सकता है या फिर हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर हो सकता है। ओपन को हम क्या कहेंगे? और कंपाउंड फ्रैक्चर, जब आपकी स्किन एक्सपोज होगी, वरना क्या होता है? क्लोज होता है जब आपकी स्किन एक्सपोज ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू लोड। लोड से क्या मुराद है? इसका मतलब है बूंद को ऐसा क्या हुआ था, लाइक उसको कौन सा स्ट्रेस मिला था या क्या चीज़ थी कि उसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हो गया। तो इसमें आपके पास क्या है? ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। या फिर जो है कोई बोन पैथोलॉजिक डिजीज़ हुई हुई है, उसको कोई ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, तो उसकी वजह से उसके ऊपर आ सकता है। या स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? इसे हम कहते हैं फटीग फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि आपने बोन को इतना स्ट्रेस दिया कि लाइक वो ब्रेक नहीं हुई, लेकिन वो फटीग हो गया और अल्टीमेटली जब उस थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि खुद ब खुद ही वो ब्रेक हो गई, क्योंकि वो इतनी लाइक इतना वो थक चुकी थी, इतना वो लोड बर्दाश्त उसने कर लिया था, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के लिए यहाँ पे इसे आप क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्चर। ये अक्सर जो है यंग लोगों में देखा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि उनकी बोन जो होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो जितना लोड दे लो वो बोन क्या है? टूटेगी नहीं, बस वो क्या करेगी? थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हेयर लाइन जितना फ्रैक्चर आ सकता है, लेकिन वो कंप्लीट ब्रेक नहीं होगी। जैसे कि इसमें शो किया हुआ है कि ये क्या हुई? बेंड हुई है, पार्शियल ब्रेक आया, लेकिन ये कंप्लीट ब्रेक नहीं हुई। देन आपके पास आता है एवल्जन फ्रैक्चर। इसमें आपके पास क्या है कि सडन या जो है एक्सेसिव नी की समझो आपने फ्लेक्शन की, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो आपका क्वाड्रिसेप टेंडन था वो क्या कर गया? यहाँ से ब्रेक कर गया, तो वो बोन ब्रेक हो गई, यहाँ से एवल्ज्ड हो गई। मसल के साथ साथ थोड़ा सा पार्ट बोन का भी चला गया। देन आपके पास स्पायरल फ्रैक्चर आता है, बाकी हम यहाँ लिख रहे हैं। स्पायरल फ्रैक्चर जिसमें क्या है कि बोन जो है अपने ही एक्सिस पे क्या कर जाती है? रोटेट कर जाती है। देन आपके पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आता है जो आपके पास 90 डिग्री पे होता है। देन आपके पास बटरफ्लाई फ्रैक्चर आता है। इसमें क्या है कि जब आपके बोन को डायरेक्ट ब्लो मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट था उसमें क्या कर गया? 2 लाइन में टूट गया, ऐसे। तो ये क्या कर गया? एक पार्ट जो है बाहर आ गया, तो इसे हमने क्या बोला कि ये बटरफ्लाई फ्रैक्चर हो सकता है। देन आपके पास कम्युनिकेट फ्रैक्चर आता है जिसमें आपके पास 3 या मोर देन 3 जो है बोन्स ब्रेक कर सकती है, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें आपके पास क्या है? अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। इसमें आप देखते हैं कि क्या है आपका फ्रैक्चर स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। स्टेबल का आपको कैसे पता चलेगा? बोन जो है फर्दर मूव नहीं करेगी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी तो आप बोलेंगे कि भाई ये ठीक हो सकता है। अनडिस्प्लेस क्या होगा? कि जिसको आपने वक्त पर अनस्टेबल क्या होगा? जिसको आपने वक्त पर ठीक नहीं किया
तो वो क्या कर जाएगी, अपनी जगह से मज़ीद डिस्प्लेस कर जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपके फ्रैक्चर्स कंप्लीट हो गए। बस एक क्लासिफिकेशन आपको बताई, AO क्लासिफिकेशन, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ाबेट्स आ जाए, न्यूमेरिक यानी कि नंबर, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि आपके पास जैसे है 13A, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि भाई इस ये नाम का जो है जॉइंट आपका जो है ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जॉइंट है, तो इसमें आपके पास फर्स्ट लेटर क्या, फर्स्ट वन आपको क्या डिनोट करता है, बोन के बारे में बताया। जैसे ह्यूमरस आपके पास है 1 बोन, ठीक है। फीमर जो है आपके पास है 2, तो 1 आपके पास यहाँ क्या होगा कि भाई आपको पता चल गया ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। जो सेकंड पार्ट है वो क्या आपको बताता है, क्या पोजीशन बताता है कि अगर ये आपकी बॉडी है, तो बॉडी में आपका क्या होगा कि ये आपका क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, और जो नीचे वाला ये क्या है, डिस्टल है, जहाँ पे आपका हैंड है। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी डायाफिसिस। अब किसका फ्रैक्चर हुआ है, तो ये आपको ये बताएगा। जिसमें आप आपके पास है 3, तो ये आपका प्रॉक्सिमल पार्ट 1 हुआ, डायाफिसिस 2 हुई और डिस्टल पार्ट आपका 3 हुआ। तो इसका मतलब आपके पास ह्यूमरस की ब्रेक आया है, और ह्यूमरस में कौन सा पार्ट गया है, थर्ड पार्ट यानी डिस्टल पार्ट, सही। देन आपके पास है ए, थर्ड पार्ट आपको क्या आता है कि क्या ये सिंपल फ्रैक्चर है। अगर तो ये डिस्टल पार्ट की बात की जा रही है, तो उसमें आपके पास आता है कि ये क्या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, आर्टिकुलर है, मतलब पार्शियल आर्टिकुलर है, या फिर कंप्लीट आर्टिकुलर है, ठीक है। A, B या C, तो यहाँ पे C है, तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट आर्टिकुलर यानी कि इंट्रा आर्टिकुलर। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है A, B आपके पास क्या है, पार्शियल आर्टिकुलर है, और C आपके पास क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर है। तो अब इन्होंने क्या डिनोट किया कि 113A ना, तो इसमें आपके पास क्या है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, 3 इज़ आपके पास डिस्टल पार्ट का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। और 3 का A क्या है, इस एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है। जबकि यही अगर आप जो है प्रॉक्सिमल जो है आप उसकी बात करें, डायाफिसिस की बात, तो डायाफिसिस में आपके पास ABC चेंज हो जाएगा। दैट इज़ डायाफिसिस के लिए क्या होगा, A इज़ सिंपल फ्रैक्चर, B इज़ कॉम्प्लेक्स, B इज़ वेज फ्रैक्चर, और C इज़ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो अब अगर आपके पास जो है यहाँ पे 12A दे देते, तो 12 में आपका 1 क्या है, ह्यूमरस, 2 आपके पास क्या है, डायाफिसिस, और डायाफिसिस के लिए आपने A क्या चेक किया, सिंपल, कि आपको पता है कि ह्यूमरस का सिंपल, डायाफिसिस का फ्रैक्चर हुआ है जस्ट, ठीक है। अच्छा, अब फ्रैक्चर कंप्लीट हो गए, तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब फ्रैक्चर हो चुके हैं ना, ठीक है। तो अब फ्रैक्चर के बाद क्या होगी, बोन की हीलिंग होगी, ठीक है। वो बोन ट्यूबुलर बोन भी हो सकती है, या फिर आपके पास कैंसिलस बोन भी हो सकती है। अच्छा, ट्यूबुलर बोन में आपके पास 2 स्टेजेस बताएं। स्टेज 1 जहाँ पे आपका कैलस बनेगा, स्टेज 2 इज़ जहाँ पे आपकी रीमॉडलिंग होगी, ठीक है। कैलस आपके पास कब कब बनता है, विदिन जो है 3 वीक, या आप कह सकते हैं कि आपके पास कैलस फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। इसमें आपके पास बेसिकली 2 थ्योरी, एक है हिमेटोमा की थ्योरी, ठीक है। इसमें कहते हैं कि हेमाटोमा फॉर्म होता है, और दूसरी में क्या है आपके पास, प्रोलिफरेटिव थ्योरी। हेमाटोमा का क्या है कि आपको कहते हैं कि हेमाटोमा जो है आपके सॉफ्ट टिश्यू स्पेसेस पे बनता है, ठीक है। और जिसके ये जो है आपके ब्लड वेजल्स के अराउंड होती है, यहाँ पे जो है आपके पास ग्रैनुलोमेटस जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू वगैरह जो है फॉर्म होता है, ठीक है ना। इस ग्रैनुलेशन टिश्यू में जो है आपके पास जो है बेसिकली मैक्रोफेज आके इन्वेट करते हैं, ठीक है, और इस हेमाटोमा को जो है रिमूव करते हैं, ठीक है। और विदिन 2 वीक आपके पास कनेक्टिव टिश्यू आता है, ठीक है, और वो कनेक्टिव टिश्यू आपके पास क्या करवाता है, कैलस की फॉर्मेशन करवा देता है, ठीक है। सेकंड थ्योरी आपके पास क्या है, जिसमें हमने कहा था कि पेरिओस्टियल थ्योरी, ठीक। इसमें ये कहा जाता है कि आपके पास जो है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग स्टेम सेल होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, फ्रॉम पेरिओस्टियम, ठीक है। ये आपके पास BCQ आ चुका है कि आपके पास ये जो आपके स्टेम सेल है वो कहाँ से आते हैं, तो वो आपके पास पेरिओस्टियम से आते हैं, ठीक है। ये सेल क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, आपके पास, और ये लेयर्स क्या होते हैं, 2 to 3 लेयर थिक होता है ये, सही। इस तरह से क्या होता है कि ये आपके फ्रैक्चर अगर यहाँ पे हुआ है ना, तो ये यहाँ पे कैलस बनाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से ये कैलस क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगे, और इस तरह से आपकी बोन जो है हील हो जाएगी। तो ये 2 थ्योरी आपके पास इसके लिए, फर्स्ट पार्ट के जिसमें आपका कैलस फॉर्म होता है, दूसरा क्या, रिमॉडलिंग हो गया। अब कैलस फॉर्म हो गया तो जाहिर सी बात है, हर्जन कैनाल वगैरह अंदर जाके डेवलप होंगी, और इस तरह से आपकी जो है एक रिजिड बोन बन के तैयार हो जाएगी। और यही सेम चीज़ आपके पास कैंसिलस बोन में भी होती है, क्योंकि हमें पता है कैंसिलस बोन में बहुत सारे जो आपके पास क्या होते हैं, ट्रेबिकुलाई होते हैं, तो वहाँ पे यही कैलस बनने होंगे, लेकिन बहुत सारे हनी कॉम्ब की अपीयरेंस ले लेंगे, इतने ज़्यादा बनेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो हमने मतलब ये हीमाटोमा बनने की बात की, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि हमने कहा था कि अंदर 3 वीक जो है कोई भी जो है कैलस फॉर्म नहीं होता, लाजमी है कि 3 वीक उसको लगते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, अगर लेस देन 3 वीक की बात की जाए, तो उसमें आपके पास क्या है कि अभी तक जो भी आपकी बोन फॉर्म हुई है वो क्या है, स्टिल स्टिकी है, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई, साइड पेनफुल है, और जो है आपके मूवमेंट से पेन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 3 वीक to 6 वीक में आप बात करें, तो इसमें आपके पास क्या, रिजिडिटी इंक्रीज होने लगी है, स्ट्रॉन्ग होने लगी है आपकी बोन,
6 वीक के बाद, यानी कि बाय अप्रॉक्स 6 वीक कह लें, तो इसमें आपके पास क्या होती है, बोन अब आपके पास क्या होने लग गया, क्लिनिकल यूनियन, कि अब जो है आपकी टेंडरनेस कम होने लगी है, बोन जो है फ्रैक्चर साइड जो है बिल्कुल बहुत कम जो है पेन करने लगी है, ठीक है, भले इवन आप जो है स्ट्रेस दे दें तब भी। देन आपके पास आफ्टर 6 वीक अब ये कि आपके पास जो है हेमरेजिक कैनाल आके डेवलप हो गया और बिल्कुल जो है कंसोलिडेटेड स्टेज आ गई है। पहली स्टिकी स्टेज है, देन आके बोन स्ट्रॉन्ग हुई, देन क्लिनिकल यूनियन, देन आपके पास कौन सी स्टेज आ गई है, कंसोलिडेटेड। इसी स्टेज में जो आपके पास जो 3 वीक की स्टेज है, जो 3 to 6 वीक की स्टेज है, इसमें हमने कहा ना कि कैलस बंद है, तो ये आपको रेडियोग्राफी में कैसा शो होगा। रेडियोग्राफी में जो है 3 to 6 वीक के आपके पास जो है कैलस की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, एंड देन विद इन बाय अप्रॉक्स 6 वीक आपका कैलस क्या करेगा, आपके बोन को जो है बिल्कुल ब्रिज करने लग जाएगा, आपको जो फ्रैक्चर हुआ था उसको, ठीक है, ब्रीजिंग करने लग जाएगा। देन आफ्टर 6 वीक क्या होगा कि अब जो है कैलस जो है रिप्लेस हो गया बाय द हेमरेजिक बोन, तो अब आपकी जो है फ्रैक्चर साइड बिल्कुल अलाइन कर गई विद द नॉर्मल बोन। अच्छा, फिर जो हमने क्लिनिकल फीचर में बात की थी कि आपकी बोन यूनाइट करती है, तो ये यूनियन डिले भी तो हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल बोन यूनियन हो ही ना, ठीक है। उसकी कॉजेज़ क्या आपके पास, या तो इनिशियल कोई इंजरी वगैरह हुई, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है यूनियन क्या हो गया, डिले हो गया, क्योंकि इनिशियल इंजरी इतनी सीवियर थी कि उसने बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करवा दी, तो इसमें आपके पास क्या होगा, यूनियन डिले होगा। यही अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन आ गया तो वो इन्फेक्शन क्या करवा देगा, नॉन यूनियन। क्यों? क्योंकि जो सेल आपके बोन बनाने में हेल्प करते हैं वो तो अब फर्स्ट प्रोडक्शन में हेल्प करने लग गए, इसलिए। अब अगर आपकी जो नॉर्मल बोन जो फ्रैक्चर हुई थी वहाँ पे जो है बोन आ रही है, उसने फॉर्म करना है ना आपकी बोन को, फ्रैक्चर को ठीक करना है। अब उसी जगह अगर सॉफ्ट टिश्यू आ जाए तो तब भी जो है आपका यूनियन क्या हो जाएगा, नॉन यूनियन हो जाएगा, बिल्कुल ही यूनियन नहीं होगा उसमें। पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो पुअर ब्लड सप्लाई से आपके पास क्या होता है, या तो यूनियन बिल्कुल ही नहीं होगा या फिर नॉन यूनियन डिलेड भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन है, ठीक है, ये भी आपके पास डिलेड यूनियन करवा सकती है, कि यानी कि जो है आपने बोन मूव कर ली, अब उसकी वजह से क्या हो गया, दोबारा फ्रैक्चर आ गया उस पर, इसलिए वो डिले हो गया। इसी तरह यूडीमिया भी आपके जो है बोन हीलिंग में जो है इंटरफेयर करती है। इसी तरह जो आपके जो फ्रैक्चर वगैरह हैं, पैथोलॉजिकल डिजीज़ हैं, वो भी आपके जो है यूनियन में जो है इफेक्ट लाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी जो है यूनियन जो है सही नहीं होता, इसकी वजह से भी आपका यूनियन जो है बोन का स्लो हो जाता है, ठीक है। और फ्रैक्चर फ्रेगमेंट जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी वजह से भी क्या होगा, यूनियन डिले हो जाएगा। देन यही है कि आपने अब सब कुछ कर लिया, अब आपने क्या करनी है, डायग्नोसिस करनी है। डायग्नोसिस में आपने रूल ऑफ 2 को इन्वॉल्व करना है। रूल ऑफ 2 से क्या हो रहा है, 2 व्यू, यानी कि आपने क्या करना है, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल व्यू दोनों देखने हैं। 2 जॉइंट, यानी कि एक अगर जॉइंट अबव द जॉइंट और बिलो द जॉइंट दोनों इंजरी को चेक करना है। देन 2 लिम्ब, अगर एक जॉइंट एक जो है लिम्ब इंजर्ड है तो आपने लाजमी के दूसरे को भी कंपैरिजन के लिए चेक करना है, ठीक है। इसी तरह 2 टाइम्स, यानी जब आपके पास जो है फ्रैक्चर जॉइंट आए एक आपने तब उसका जो है एक्सरे लेना, और जो है फ्रैक्चर ठीक करने के बाद यानी रिडक्शन के बाद भी आपने एक बार उसका एक्सरे लेना है, ठीक है। देन आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, जर्नल या फिर स्पेसिफिक। जर्नल में यही है कि अगर कोई पेशेंट आया है, आपने उससे हिस्ट्री लिया और ATLS प्रोग्राम जो बेसिकली आपके पास ABCD के जरिए जो आपने उसको एसेस करना है, ठीक है। फिर जो है आपके पास स्पेसिफिक फ्रैक्चर कौन कौन से आते हैं, ये जिसमें हम अभी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे, तो ये हम जो है उसमें कर लेंगे कि ये सारी हम देख लेंगे, रिडक्शन क्या है, फिक्सेशन क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल सब क्या है। देन आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं। कॉम्प्लिकेशन को आपके पास इन्होंने इमीडिएट, अर्ली और लेट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है एक और चीज़ आती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बेसिकली आपके पास क्या आते हैं, आपको जब फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, आपके पास जो है वीनस फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होगी, फर्दर स्वेलिंग होती है। वो स्वेलिंग आपके पास क्या करवाती है, इस्कीमिया करवाते हैं, और क्या हो जाता है, आपका आर्टीरियल सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो है मसल नेक्रोज होगा और वहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह होगी अगर वो रिलीव नहीं किया तो, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास 5P आते हैं, पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसिया और पैरालिसिस। तो ये बेसिकली हमारे पास इतना ही था। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वो होंगे अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स।